डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि सीबीएसई की तरफ से रोज रोज न्यू डेडलाइन निकल रही है कि मे बी पॉसिबिलिटी कि आपके जो सेकेंड टर्म के बोर्ड एग्जाम है वो मार्च के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकते हैं और अप्रैल में भी जा सकते हैं। बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपको अपना पूरा का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे लगाना है, क्योंकि किसी भी तरह से पेपर हो, टाइम बहुत ही कम बच रहा है। तो पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, बिकॉज हार्ड वर्क इज ऑलवेज द वे ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस्मत मौका देती है बट मेहनत चमका देती है। सो लेट्स शाइन लाइक एज अ स्टार इन द स्काई। ओके, सो इसी एनर्जी के साथ आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आई एम प्रीति एंड वेलकम टू बी बायोटेक। करते हैं आज के वीडियो। और आज की इस वीडियो का टॉपिक जो टॉपिक मैंने लिया है वो यही है, डू स्टडी विद स्ट्रेटेजी। ओके, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम पास आने वाले हैं, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें कि सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और मार्क्स भी अच्छे स्कोर हो जाए। सो उसी के बेस पे आज की ये वीडियो है कि हमको किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। बट अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पय होए, परय अपावन ठौर में कंचन तजे न कोय। मतलब आप लोगों ने ये लाइंस अपने छोटी क्लासेस में अपनी बुक में जरूर पढ़ा होगा। रहीम जी का एक बहुत सुंदर सा ये दोहा है और इसका यही मतलब है कि अगर आपको किसी से भी कोई अच्छी चीज सीखने के लिए मिल रही है तो उसे जरूर गेन करिए। वहां पर आप ये मत देखिए कि वो बताने वाला इंसान छोटा है या बड़ा है, ऊंचा है या नीचा है, कोई बहुत फेमस टीचर है या कोई फ्रेशर टीचर है। अगर कोई आपको अच्छी चीजें बता रहा है तो उसे गेन करिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने गोल्ड की चीज को कभी खोना नहीं चाहते। अगर आपका गोल्ड कभी कहीं गिर जाता है, कहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके गोल्ड की कोई भी चीज कहीं नाली में या किसी कीचड़ में गिर जाती है, तो आप उसे वहां पर छोड़ के नहीं जाते, आप नाली में और कीचड़ में भी हाथ डाल ही देते हैं, क्योंकि वो गोल्ड है। उसी तरह से विद्या भी एक धन है। कहीं से भी अगर आपको अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं तो उसे जरूर सीखना चाहिए। और इसी खूबसूरत मॉरल के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक भी यही है, डू स्टडी विद स्ट्रेटेजी। ओके, पढ़ाई को हमको कैसे करना है, अपनी स्टडी को हमको कैसे प्रिपेयर करना है कम टाइम में। तो मैं आज यहाँ पे कुछ आपको टेक्निक्स, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी कि आपकी जो पढ़ाई है वो इजी हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारा जो की सब्जेक्ट है साइंस है, हम साइंस को ही लेके चलते हैं। साइंस जो हमारा है, साइंस नॉर्मली क्लास 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं, साइंस डिवाइड होती है, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आपकी हो जाती है फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को डिवाइड तो हमने कर दिया, बट पेपर तो एक ही होता है। ठीक है, जब आप सीनियर सेकेंडरी में, जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे होते हैं उनके पेपर अलग अलग हो गए, जो पीसीएम और पीसीबी है, लेकिन 10th क्लास में पेपर तो सेम ही होता है। बट आपको कैसे मार्क्स को स्कोर करना है, कैसे अपने नंबर को गेन यहाँ पे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाए और चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। देखिए स्टूडेंट्स, करते क्या है, बहुत से बच्चों की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री कम होती है या बायो में कम होते हैं वो। ठीक है ना, हर स्टूडेंट का अपना अपना पढ़ने का क्राइटेरिया होता है। बिल्कुल उसी तरह मान लीजिए आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, ठीक है, बट केमिस्ट्री आपकी थोड़ी सी लो है। आप कोशिश करिए कि आप फिजिक्स से और बायोलॉजी से इस केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं उसको आप पूरी तरह से स्कोर कर पाओ। ओके, किसी की केमिस्ट्री लो होती है तो वो फिजिक्स और बायोलॉजी से अपने मार्क्स को स्कोर कर सकता है, किसी की बायो लो होती है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से। मींस आपको अपनी जो परसेंटेज है, जो आपकी सीजीपी है, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट के वीक होने की वजह से। आपको अपनी सीजीपी पे कोई इफेक्ट नहीं डालना है, आपको अपने मार्क्स को किसी भी तरह से फुलफिल करना है। ठीक है,
तो मान लीजिए अब फिजिक्स है, फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, ये मेन पॉइंट है। फिजिक्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। फिजिक्स में जो मेन चीजें होती है वो होता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है ना। फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स में आप यहाँ पे नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल पार्ट। फिजिक्स का जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो 2 मार्कर में भी, 3 मार्कर में भी और 5 नंबर में तो एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उस पे आप अपना फोकस जरूर रखिए, चाहे वो मोशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका लाइट से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, मैग्नेट से रिलेटेड हो। हर टॉपिक के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जो सबसे इजी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आप जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, पिछले 5 ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उसमें जो भी न्यूमेरिकल आए हैं टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको आप एक बार लगा लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसको एक बार फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपकी ये एक प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस बच्चे कर लेते हैं और यस डेफिनेशंस में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, कभी कभी डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही तो अपने मन से लिख देते हैं, वो चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। डेफिनेशन हमेशा एज इट इज ही लिखनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन जो साइंटिस्ट लिख के गए हैं उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो डेफिनेशन को आपको एज इट इज लिखना है, जो बुक की लैंग्वेज है वही आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है। ओके, सो डेफिनेशन पे और न्यूमेरिकल पार्ट पे फिजिक्स में आपको फोकस करना है, जो आपको मार्क्स स्कोर कराने में बहुत हेल्प करेगी। ओके, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्शन तो आप लिख के मत आइए। अगर लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करिए। केमिस्ट्री की रिएक्शन आपको जिस मुकाम पे पहुंचा सकती है, आपके सारे मार्क्स की जो स्कार्सिटी है उसे कम कर देगी। सो केमिस्ट्री के रिएक्शन पे बच्चे बहुत डरते हैं, रिएक्शन याद ही नहीं होती है, रिएक्शन से भागने लगते हैं। रिएक्शन को लिख लिख के याद करो, ठीक है ना। कॉपी पर इतना लिखो कि रिएक्शन रो दे, इतना आप लिखो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन अगर रो देगी आपके लिखने से तो एग्जाम में आप उसको जो लिखोगे, जो आपको मार्क्स पे पहुंचाएगी, फिर वो आप भी देखते रह जाओगे कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो रिएक्शन चाहे वो हैबर प्रोसेस हो, अगर मान लीजिए हैबर प्रोसेस आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा एक फ्लास्क बना रहे हैं, बर्नर बना रहे हैं, पूरा पाइप बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ता है मेरे बच्चों, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ता है। बट आपने अगर सुंदर सा वहां पे एक इक्वेशन दी है हैबर प्रोसेस की, N2+3H2 gives them 2NH3, तो क्या होगा, वो आपकी मेन रिएक्शन है। हैबर विधि से अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है वो आपको वहां पे फॉलो करनी है। जितने भी केमिकल फॉर्मूले हैं उसको याद करने की कोशिश करो। यानी कि सोडियम क्लोराइड आ गया तो हम लिख रहे हैं SODIUM, और क्लोराइड की स्पेलिंग, उतना टाइम नहीं रहता है, सीधे NaOH लिखिए, NaCl लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा, Na2CO3 लिखिए। आप केमिकल फॉर्मूले याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा, टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन आपको हाइट पे पहुंचा सकती है, तो उस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ बायोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजी के जो डायग्राम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी सेकंड टर्म में सिलेबस आ रहा है उसमें जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सब चैप्टर को इकट्ठा करिए और डायग्राम जो है वो सबको बनाना शुरू कर दीजिए। डायग्राम से आपको बायोलॉजी में मार्क्स दिलवाते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि विदाउट डायग्राम बायोलॉजी की कॉपी इनकम्प्लीट होती है। बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन करके मत ही आना आप लोग, ठीक है। सो बायोलॉजी के डायग्राम प्लस लेबलिंग करने का जो तरीका है, मैं इस वीडियो में नहीं, मैं आपको और वीडियोस बनाऊंगी कि आपको अपनी कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगी। बट अभी जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करनी है कि किस तरह से हमको मार्क्स को स्कोर करना है। तो बायोलॉजी में आपको डायग्राम,
डायग्राम्स पे आपको बायोलॉजी में फोकस करना है, डायग्राम्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, डायग्राम से डरिए मत, खूब अपने डायग्राम की प्रैक्टिस करिए और डायग्राम जरूर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ साइंस की बातें कि साइंस हमको कैसे तैयार करनी है। अब आ जाइए हिंदी। मान लीजिए हिंदी का पेपर है, हिंदी भी ले लेते हैं, चलिए। हिंदी का जो मेन जो होता है मार्क्स को ऑब्टेन करने का, ग्रामर पोर्शन, ठीक है ना। और ग्रामर पोर्शन हिंदी में बच्चों को बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है। ग्रामर में जो भी आपके रस है, छंद है, अलंकार है, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको मार्क्स दिलाने में बिल्कुल 100% काम करती हैं, ठीक है। और आपको हिंदी की जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रिटर्न में तो आप नॉर्मली लिख लेते हैं, रिटर्न में कभी कभी मार्क्स कटते भी है, बट ग्रामर पोर्शन में आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो हिंदी के ग्रामर पोर्शन को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपको मार्क्स दिलाने में बहुत ही फुलफिल रहेगा, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन जो होता है आपका हिंदी का, उसे आपको फोकस करना है। इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में नॉर्मली क्या होता है कि कुछ बच्चों के जो ग्रामर पोर्शन होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जब उसमें आर्टिकल आ जाता है या कुछ और भी आ जाता है तो जंबल वर्ड्स आ जाते हैं, तो बच्चे कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सही है कि गलत है, कंफ्यूज रहते हैं। इंग्लिश में जिन बच्चों की ग्रामर वीक है वो राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि राइटिंग आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। जो आपके अनसीन पैसेज आते हैं स्टार्टिंग में, वो पैसेज को आप बहुत ही कॉन्स्टेंटली पढ़िए, उसके पूरे थीम को, पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप पे फिट कर लीजिए कि एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है। क्योंकि जो भी नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं बच्चों, वो आपको जो आंसर फाइंड करना रहता है वो उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, कहीं बाहर से नहीं लिखना होता है, ओके। पैसेज को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप उसके आंसर्स अच्छे से दे पाओगे, ओके। तो पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए और जो नीचे के आंसर्स है उसको देने की कोशिश करिए। नॉर्मली आपके 2 या 3 जो भी पैसेज आते हैं मार्क्स अच्छे स्कोर कर लोगे। और जो राइटिंग सेक्शन आता है आपका स्टोरी लिखने के लिए, कोई भी आपका एक्सप्रेशन लिखने के लिए वहां पे आता है। आप किसी भी फिक्शन को ले लीजिए, कोई भी फिक्शन अपने दिमाग में एक लेके और आप अपनी स्टोरी को अच्छे से लिख सकते हैं, उस पर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर हो पाएंगे। तो जिन बच्चों की ग्रामर वीक है वो राइटिंग सेक्शन पे फोकस करें, राइटिंग सेक्शन भी बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा लेती है, ठीक है। अब आती है बात मैथ्स की। डर लग रहा है ना, मैथ्स। मैथ्स के नाम सुनते ही बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है आपका। मैथ्स आपको अच्छे मार्क्स दिलवाती है। हाँ यही है कि अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही है। तो लेकिन मैथ्स को पढ़ने का क्या, मैथ्स को नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है मेरे एकेडमी में भी जो बच्चे हैं वो भी यही करते हैं। कभी कभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कॉपी बहुत सुंदर सुंदर फेयर कॉपी बनी है, उठाते हैं और देखने लगते हैं। मेरे मेरे जो अपने बच्चे हैं वो भी यही करते हैं, कॉपी लेते हैं जो मैम ने फेयर कराया उसको देखने लगते हैं। देखने से बच्चों कभी भी मैथ्स आपको नहीं आएगी। फेयर कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर आपने लगा रखा है और एग्जाम टाइम में आप उसे देख के जा रहे हो, आप कभी उस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे, मैथ्स आप बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर पाओगे अगर आपने अपने हाथ से उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं किया है, ठीक है। तो मैथ्स को सॉल्व आउट करना बहुत जरूरी है। और यस, मैथ्स में जो पेपर करने का तरीका है वो मैं आपको ये बोलूंगी कि जो भी पोर्शन आपका स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करिए। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करिए। अगर आपकी अलजेब्रा स्ट्रांग है तो आप अलजेब्रा से स्टार्ट करिए। जो भी आपका पेपर है, जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करिए ताकि आपका पेपर छूटने का डर ना हो, ठीक है। तो मैथ्स को हमेशा प्रैक्टिस पे लेके आइए। अगर आप मैथ्स को डेली आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, आप कहोगे मैडम 1 घंटे में तो एक ही क्वेश्चन करने में पूरा दिमाग लग जाता है। तो बच्चों वो तो आपको बनाना पड़ेगा, इतनी मेहनत। अब 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, चीजें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन कुछ चीजें तो आपको खुद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। एग्जाम तो नहीं कहेगा ना कि हम नहीं होंगे, एग्जाम तो हर साल आना है और आपको देना भी है, चाहे आप रो के दो चाहे आप हंस के दो। इससे अच्छा है आप हंस के एग्जाम दो, प्रैक्टिस करके दो और मार्क्स अच्छे स्कोर करो, ओके। तो ये हो गई मैथ्स की बात। मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करके ही आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से जो भी आपके
सब्जेक्ट है उसमें आप स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं आपके, प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के पेपर आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं 5 साल के, आप निकाल लीजिए और उसको करने की कोशिश करिए, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप प्रीवियस ईयर के पेपर 5 ईयर के भी आप लगा लोगे तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत सारे मिल जाते हैं, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना शुरू करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और पीसफुल माइंड से आप पढ़ाई करिए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। अगर टाइम है तो भी गोल्डन चांस है, अगर टाइम नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, तो जरूर 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 ही आप लोग एकदम हाइक मारोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी और मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आपको अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, जो बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर करिए और पॉइंट्स पे जरूर फोकस करिए, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे बच्चों तो जरूर चीजें समझ में आएगी। किसी भी चीज को अगर आप तरीके से करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।